हेलो एवरीवन। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि साथियों, हम एमपीपीएससी मेंस 2025-26 को ध्यान में रखते हुए पेपर 6 निबंध की लगातार क्लासें आपके सामने लेकर आ रहे हैं साथियों। इसी कड़ी में आज आज हमारा जो टॉपिक है वह है विज्ञान वरदान या अभिश्राप। साथियों, यह हमारी इस श्रृंखला की 9वीं क्लास है। जैसा कि साथियों, हम निबंध के पेपर को कंटिन्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल 9वीं क्लास है और 8वां ऐसे होगा। ठीक है ना साथियों, ये है। ठीक है साथियों, जो आपके लिए एमपीपीएससी की तैयारी में एक नींव का पत्थर साबित होगा। ठीक है साथियों, आप जानते हो कि ये 50 शब्द का एक ऐसे आता है और दूसरा समसामयिक घटना पर 25 नंबर का। पहला आता है 50 नंबर का और एक आता है 25 नंबर का। तो जो साथियों हमारे 50 नंबर वाला है उसमें 1000 शब्द होते हैं, हम जिनको कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में दिए हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए साथियों, जो हमारा जो ऐसे लिखते हैं वो किन किन कसौटियों पर आधारित होना चाहिए, उससे संबंधित ये आपके सामने एक रूपरेखा है। और साथियों, इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे जो प्लेलिस्ट में उसमें जाकर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। यही हमारा पहला लेक्चर भी था साथियों। ठीक है, चलिए फिर आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साथियों विज्ञान वरदान या अभिश्राप। ठीक है साथियों, चलिए हम अपना देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि साथियों मैं पहले ही लेक्चर में आपको सब कुछ स्पष्ट करा चुका हूँ कि टॉपिक में ऐसे में हमें किन किन कसौटियों पर खरा उतरना है, किस तरीके से करना है। अब साथियों, ये आज का जो हमारा निबंध है विज्ञान वरदान एवं अभिश्राप, मैंने इस पर कुछ स्पेस छोड़ के भी रखा, जिसमें आप अपने हिसाब से जब ऐड करो तो आपको जो मतलब 1000 शब्दों का है समथिंग, मैंने 1000 शब्द तो इसमें लिखे हैं, परंतु इसके जो पैराग्राफ हैं वो छोटे हैं और इसमें स्पेस कम है। मतलब हर एक पैराग्राफ में 8 से 10 शब्द 8 से 10 शब्द जोड़ सकते हो, आपको जो ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि यह ऐसे एक नॉर्मल आसान है। तो सबको इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा की पॉइंट अच्छे पॉइंट समझ में आए वो आप इनको अपने हिसाब से बीच में ऐड कर सकते हो। इसी वजह से इस ऐसे में आपको थोड़े से कम शब्द लगेंगे, पर उन कम शब्दों का कारण ही यही है कि आप अपने इनपुट भी बीच में ऐड कर सकें। ठीक है ना साथियों, बाकी ऐसे में तो देखिए कि मैंने भरपूर आपको शब्द दिया है। 1000 शब्द के साथ होने के बाद भी मैंने समथिंग आपको 11 से 1150 शब्द के आसपास का ऐसे बना कर दिया है, ताकि आप उसमें थोड़ा भी अगर एक दो शब्द भूल भी जाओ, अगर हम पूरा शब्द लिखते भी हैं तो अगर कुछ शब्द भूल भी जाओ तो समथिंग आपके पास 1000 शब्द बचें। परंतु यह जो ऐसे है साथियों, ये थोड़ा सा क्या है, आसान है। ठीक है, तो सबके पास अपने अपने कुछ शब्द होते हैं, कुछ तर्क ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार मुझे इस पर इनपुट करना चाहिए, इन पे इसे निबंध में डालना चाहिए। इस वजह से मैंने मतलब हर एक ऐसे में आप 1 से 2 लाइन ऐड कर सकते हो, इतना स्पेस बचा है। ठीक है, अब आपको जहाँ उनको ऐड करना है उसे अपने हिसाब से बेहतर तरीके से क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, तो फिर हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, सूखे कुएं सा था जीवन, सूखे कुएं से था जीवन, जब तक विज्ञान न आया। ठीक है, कल्पित कथाओं को उसने यथार्थ का रूप दिखाया। ठीक है ना साथियों, कहने का मतलब कि हमारा जीवन निरस एवं निरस था जब तक विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ। मतलब जीवन में तार्किक ज्ञान नहीं आया। ठीक है साथियों, काल्पनिक कथाओं को उसने यथार्थ का रूप दिया। जो चीज़ें हम एक काल्पनिक कहानी के माध्यम के रूप में सुनते थे, उनको विज्ञान ने क्या दिया, यथार्थ का रूप दिया, या हमारे सामने उसे जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है,
एक गांव में बरसों से सूखा पड़ रहा था। ठीक है, लोग आसमान की ओर आंख टिकाए भाग्य को कोस रहे थे। ठीक है, और रूढ़ियों के जाल में फंसकर अंधविश्वासों की बलि चढ़ा रहे थे। ठीक है साथियों, तभी वहाँ एक युवा वैज्ञानिक आया। उसने या जिसने जिसने भूगर्भ जल तकनीक और क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा के माध्यम से सूखी धरती की प्यास बुझाई। यह जो काल्पनिक कहानी है साथियों, वो एक मनगढ़ंत कहानी पर आधारित है। जैसा कि आपको याद होगा कि हम जो नए की शुरुआत करते हैं, मैंने आपको पहले भी हर लेक्चर में बार बार बताया है कि जो काल्पनिक कहानी होती है वो स्वयं की होती है। और साथियों, सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम अपने निबंध की शुरुआत करें, सिर्फ हम पहला अक्षर लिखें। और साथियों, जो काल्पनिक कहानी होती है वह अपनी कहानी होती है, तो इसकी शुरुआत करना सबसे आसान होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक अपनी कहानी गठित की या उसकी कल्पना की कि भाई ऐसा ऐसा कहानी है। एक गांव है जहाँ पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई। वहाँ के लोग आसमान की ओर देखते हैं और रूढ़िवादियों पर विश्वास करते हुए अपने भाग्यों को कोसते हैं। अचानक वहाँ पर एक वैज्ञानिक युवक आता है जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से वर्षा कराकर धरती की प्यास बुझा देता है। इस तरीके से साथियों, एक काल्पनिक कहानी से हमने अपने जो रूढ़िवादी सभ्यता एवं जो भाग्यवादी जो हमारी मानसिकता है, उसमें हमने अपने विज्ञान को भी जोड़ दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। यह कोई जादुई कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान का एक यथार्थ है जिसने मानव जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा है। ठीक है साथियों, आदिकाल से लेकर आज 2026 के आधुनिक युग तक सब कुछ विज्ञान की ही देन है। ठीक है ना साथियों। फिर इसके बाद आगे साथियों, विज्ञान ने मानव की सोचने की क्षमता को नया विस्तार दिया। ठीक है साथियों, और समाज को रूढ़ियों से मुक्त कर तार्किक बनाया। साथियों, जैसे ही विज्ञान आया तो उसने मानव को सोचने की क्षमता दी, मतलब मानव तार्किक हुआ। जब इंसान तार्किक हुआ साथियों, तो वह रूढ़ियों से मुक्त हुआ। परंतु क्या विज्ञान की यह तीव्र प्रगति केवल सुखद है, या इसके पीछे कोई गहरा संकट भी छिपा है? यह भी सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, इस तरीके से साथियों देखो, हमने अपना क्या बनाया, इंट्रोडक्शन बनाया। मतलब हमने इंट्रोडक्शन में पहले तो एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से हमने हमारी जो रूपरेखा है वो तैयार की। उसके साथ साथ हमने अपनी जो प्राचीनकालीन या अपनी जो पहले की रूढ़ियाँ थी उसको हमने, उसके साथ साथ उसे हमने विज्ञान से जोड़ा। विज्ञान से जोड़ने के बाद विज्ञान का जो हमारे जीवन में महत्व है, हमने उसे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जोड़ा। इसके साथ साथ विज्ञान ने हमें मानव को क्या क्या दिया, हमने वही भी इसमें बताया। उसके साथ साथ हमने तार्किक प्रश्न भी किए, ताकि हमारा निबंध की जो बॉडी थी वो भी तैयार हो गई कि हम किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ,
और साथियों जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें मैंने आपको हर एक पैराग्राफ में समथिंग 1 से 2 लाइन ऐड करने जो स्पेस छोड़ा है, तो आपको जो भी बेहतर तत्व लगता है ना आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो। समझ गए? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप जब नोट करोगे तो अपने हिसाब से फैक्ट और ऐड कर लेना। देखिए साथियों, मुझे इसमें जो बेहतर लगा वो मैंने एकदम बेहतर निबंध दिया है, पर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनके आयाम डायमेंशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ टॉपिक आपको और अलग से लगे कि यार हमें एक पॉइंट ऐड करना चाहिए, तो आप उनको बीच में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। इसके वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा स्पेस दिया कि आप इसमें अपना एफर्ट भी लगा सकते हो उसके लिए। बाकी तो मैंने अभी तक जो ऐसे लिखाया उसमें आपको 100% दे दी गया है, पर साथियों मैं आपको बेहतर रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ गाइडेंस कर सकता हूँ। इसी वजह से इस निबंध में मैंने कुछ कम दिया ताकि आप अपना एफर्ट भी डाल सको, क्योंकि देखो एट अ टाइम एग्ज़ाम में तो आपका माइंड जाना है ना, मैं लिखूँगा ये जाना है ना अदर बुकों में मिलेगी वो जाना, तो थोड़ा सा आप अपना भी जो लेवल अप करते जाओगे और अपने जो तथ्यों को जोड़ते जाओगे तो वो आपको बाद में हेल्प ही करेगा। ठीक है साथियों, मतलब इस लेक्चर को देख कर यह मैं समझना कि इसमें डाटा कम है। डाटा इसी वजह से कम है कि आप अपना भी कुछ इसमें जोड़ सको, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मिट गया अंधकार अज्ञान का, मिट गया अंधकार अज्ञान का तकनीक की चमकती धूप में, मिट गया अंधकार अज्ञान का तकनीक की चमकती धूप में, क्या पर क्या खो दिया हमने अपनी मानवता का मूल रूप, पर क्या खो दिया हमने अपनी मानवता का मूल रूप। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। मन में उठे सवालों का निदान यह है कि विज्ञान ने अंधकार विज्ञान ने अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर अपने साथ एक नया वैचारिक संक्रमण भी लाया। ठीक है ना साथियों, या नया वैचारिक काल भी लेकर आया। ठीक है, आज मानव का जीवन लेफ्ट राइट की विचारधाराओं के द्वंद्व में फंसकर अपनी मूल पहचान खो रहा है। ठीक है ना साथियों, हम जो रूढ़िवादी है या जो परंपरागत विचारधाराएं हैं उन पर फंसकर अपनी जो मूल पहचान को है वह खोते जा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और इको चैम्बर इंसानी दिमाग को नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। ठीक है साथियों, विज्ञान का उद्देश्य मानव कल्याण था, ना कि उसे किसी विचारधारा का गुलाम बनाना। ठीक है साथियों, आज की जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जो एल्गोरिदम या जो रीलबाजी है, उससे मानव दिमाग को क्या कर दिया है, एक तरीके से संकुचित कर दिया है। आज इंसान की सोचने समझने की या तर्क करने की क्षमता क्या सुकड़ती जा रही है साथियों। ठीक है, और हमारा जो समाज है वह ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है, जबकि साथियों विज्ञान का उद्देश्य मानव कल्याण था, ना कि किसी विचारधारा का गुलाम बनना। टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है साथियों को विज्ञान वरदान है अभिश्राप। देखो विज्ञान दोनों है, ये डिपेंड करता है यूज करने वाले के ऊपर। ठीक है, हमें तकनीक को स्वीकार करते समय एक ऐसी मानव मूलोन्मुख दृष्टि विकसित करनी होगी जो निष्पक्ष और तार्किक हो। लेकिन जब विज्ञान स्वयं ही विनाशकारी हथियारों और साइबर युद्धों का जरिया बन जाए, तब मानवीय
मूल्यों की रक्षा कैसे होगी। ठीक है ना साथियों। कहने का मतलब है कि आज विज्ञान का जो अनैतिक कार्यों के लिए जितना अत्यधिक यूज बढ़ रहा है और जो अनैतिक कार्य जितने आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आपने भी देखा है, जिससे मानव की सभ्यता या मानव का जीवन या मानव की प्राइवेसी पर जो खतरा बढ़ रहा है, वह ही तो साइबर युद्ध है। क्या इससे मानव मूल्यों की रक्षा करना आसान होगा? क्या हमारे लिए चुनौती नहीं है? यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। इसके बाद तीसरा पैरा में आते हैं हम। हवा हुई विसीली यहाँ, हवा हुई विसीली यहाँ, पानी हुआ गंभीर, विज्ञान की इस अंधी दौड़ में रोती आज जमीर। ठीक है। तकनीक की अंधी दौड़ से उपजे विनाश का समाधान केवल आत्ममंथन और जिम्मेदार उपभोग में है। हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न खड़ी हुई साथियों, उसका निदान है आत्ममंथन और जिम्मेदार उपभोग। ठीक है। वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालें तो विज्ञान का नकारात्मक पक्ष हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उथल पुथल के रूप में खड़ा है। ठीक है ना साथियों। हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज युद्ध का दौर चल रहा है। आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पर किस तरीके से हावी हो रही है, अपने स्वार्थ के लिए किस तरीके से शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्रों का दोहन कर रहे हैं, या शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति का शोषण कर रहा है। चाहे वो वैश्विक घटना हो, चाहे वो राष्ट्रीय घटना हो, किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से जो वर्तमान घटना चल रही हैं, वो तो आप तैयारी करने वाले, आप तो एक एजुकेटेड हो, आपको सब पता ही है। मतलब कुछ चीज़ों को बिना बोले भी समझ जाया करो। जो प्रत्यक्ष को, वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आप खुद समझदार हो। ठीक है साथियों। प्रदूषण, जैव विविधता का संकट और ई कचरा जैसी समसामयिक विज्ञान के समसामयिक विज्ञान के अनियंत्रित उपयोग का ही परिणाम है। ठीक है साथियों। डीप फेक और एआई के इस दौर में सत्य और असत्य का भेद मिटता जा रहा है। ठीक है ना साथियों। मतलब डीप फेक किसी की झूठी वीडियो क्रिएट करके उसे बदनाम करना, या उसे गलत तरीके से टॉर्चर करना, उससे फिरौती मांगना, आप देख ही रहे हो। एआई के रूप में इंसान की फ़ोटो को वीडियो में क्रिएट कर देना, उसे अनैतिक कृत्य करवाना, मतलब चीज़ें आप देख रहे हो ना किस तरीके से आज सोशल मीडिया पर छा चुकी हैं। इससे क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या वास्तविक घटना है, क्या दिखावा है, यह स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन है। ठीक है साथियों। जिससे सामाजिक सुरक्षा खतरे में है। इन घटनाओं से साथियों सामाजिक सुरक्षा क्या है, खतरे में है। विज्ञान ने हमें गति तो दी परंतु दिशा छीन ली। कहने का मतलब है साथियों कि विज्ञान हमें प्रगति की ओर तो लेके जा रहा है, हमारे लिए हितकारी तो है, परंतु हमारे जो सोचने समझने या जो तर्क करने की क्षमता है, वो हमसे क्या कर रहा है, छीनता जा रहा है। जिसे चिराग तरे अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। इस गंभीर संकट और तकनीकी विभत्सिका से विभत्सिका से उभरने के लिए क्या हमारे पास कोई कठोर
बहुआयामी रणनीति है। कहने का मतलब है साथियों कि जो वर्तमान घटना हमारे सामने समस्या बनकर आई है, क्या उससे निपटने के लिए हमारे पास कोई बेहतर सटीक तरीका है, रणनीति है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पैरा। ठीक है साथियों, सिक्के के दो पहलू हैं, विज्ञान की यही सौगात है। एक तरफ उजला सवेरा, दूसरी तरफ काली रात है। ठीक है साथियों, मशीनों के इस दुष्चक्र का निदान तार्किक विश्लेषण और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में निहित है। विज्ञान ना तो पूर्णतः वरदान है और ना ही पूर्णतः अभिश्राप। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नकेल या शक्ति किसके हाथों में है। अगर वह बेहतर हाथों में होगी तो आविष्कार करेगी। अगर जैसे कलाम जी के हाथों में जैसे होगी तो वह राष्ट्र की रक्षा करेगी, अग्नि 5 देगी। ठीक है, और वहीं आतंकवादियों या कसाब जैसे के हाथों में होगी तो पुलवामा होगा, उरी होगा, सर्जिकल, समझ रहे हो, ऐसी सभी चीज़ें होंगी, ऐसी घटनाएं होंगी, बम्बई ब्लास्ट जैसी घटनाएं होंगी। यही तो कहना चाहता है साथियों कि विज्ञान ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, वह यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यह एक तरफ जहां चिकित्सा विज्ञान में असाध्य रोगों पर विजय पाकर जीवन प्रत्याशा बढ़ाई है, मतलब विज्ञान ने जहां एक तरफ लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाई है, वहीं दूसरी तरफ जैविक हथियारों का खतरा भी पैदा कर दिया। कृषि विज्ञान ने हरित क्रांति से भुखमरी मिटाई तो अत्यधिक रसायन के उपयोग से भूमि को बंजर भी बना दिया। ठीक है ना साथियों, जहाँ एक तरफ विज्ञान के हमें अच्छे परिणाम दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ उसका हमें नकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। ठीक है साथियों, हमें इसके बीच में संतुलन बनाकर चलना होगा, यही एक इसका बेहतर निदान है। हम पूरी तरह न इसके उपयोग को नकार सकते हैं, न इसके जो नकारात्मक पहलू उन पर पर्दा डाल सकते हैं। दोनों के बीच में समन्वय बिठाकर हमें इसका क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। यही बेहतर भविष्य की मांग है। ठीक है, यह दुधारी तलवार की तरह है जिसे यदि जीवन जिसने यह जिससे यदि जीवन को सुगमता बनाया जा सकता है तो पल भर में संपूर्ण मानवता को नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो फिर विसंगति को दूर कर विज्ञान को पूर्णतः लोक कल्याणकारी कैसे बनाया जाए, यह भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। ठीक है साथियों, इसके बाद रणनीतियों के संकल्प से बदल रही आज मानव की भोर है। देश हमारा बढ़ चला है, आत्मनिर्भरता की ओर है। ठीक है साथियों,
विज्ञान के एक सेकंड विज्ञान के जन कल्याणकारी बनने की दिशा में विज्ञान के जन कल्याणकारी बनने की दिशा में सरकारों ने कमर कस ली है। सरकार ने एक सेकंड साथियों, सरकारों ने यहाँ पर आएगा कमर कस ली है, और यही पिछले प्रश्न का सटीक निदान है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसी पहलों के माध्यम से विज्ञान को आम जीवन से जोड़ा है। ठीक है साथियों, सरकार के प्रयासों ने हमारे जो मानव या हमारा जो आम आदमी का जीवन था उसे सुगम बनाया है। ठीक है, आज देश के दूर दराज के गांवों में सॉफ्टवेयर और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा रही है। ठीक है ना साथियों, कसी जा रही है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता तथा गगनयान व शुक्रयान की तैयारी भारत की वैज्ञानिक क्षमता और सुदृढ़ नीति ढांचे का क्या है, जीवंत उदाहरण है। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन या फाउंडेशन, ठीक है, की स्थापना की गई, जो नवीनता को प्रोत्साहित कर रही है। परंतु क्या ये नीतियाँ और तकनीकें समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पूरी तरह पहुंच पा रही हैं? यह भी सोचने वाली बात है साथियों। आज हम अनुसंधान को बढ़ावा तो दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहन तो कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक संस्थान भी बना दिया, परंतु साथियों सोचने वाली बात यह है कि क्या वह तकनीक जो समाज का अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, जिसके लिए अंत्योदय की भावना है, जो हमारी संकल्पना है कि सबका साथ सबका विकास, या हम जो अंत्योदय की भावना को लेकर चले हैं, क्या हमारी वह तकनीक, हमारे वह अनुसंधान उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं? यह भी सोचना होगा। ठीक है साथियों, विज्ञान की गंगा बहे हर झोपड़ी के द्वार, जब अंतिम व्यक्ति को मिले, यहाँ एक ही मात्रा की साथियों, प्रगति का अधिकार। ठीक है साथियों, सरकारी प्रयासों की कमियों का निदान समावेशी विकास और अंत्योदय की भावना में छिपा है। ठीक है ना साथियों, देखिए इस तरीके से हमारा ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पैरा हमने जो प्रश्न के तौर पर स्टार्ट किया था, उसका निदान हमने इस 6वें पैरा में यहाँ से दे दिया। इसी तरीके से तो साथियों कह रहे थे कि हम अपने पैराग्राफ को क्या करते हैं, कोरिलेटेड करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंधित बनाते हैं, ताकि कॉपी चेकर के मन में आगे के आपके टॉपिक को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। साथियों, अगर आपने कॉपी चेकर के मन में आपके टॉपिक को रीड करने के लिए विवश कर दिया ना, तो वह आपको नंबर जरूर देगा।
मेन तो यही है कि आप उसे विवश करो कि वह आपकी कॉपी को पढ़ने के लिए मजबूर हो। आप अपने फैक्ट में, आप अपने कंटेंट में इतनी दमखम लगाओ, इतनी जान झोंक दो, इतनी सटीकता दो कि वह आपके तथ्यों को पढ़ने के लिए सोचे, ना चाहते हुए भी उसका मन आपके तथ्यों को पढ़ने की ओर हो। ठीक है। अंत्योदय की भावना में छिपा है। विज्ञान का लाभ तब तक अधूरा है जब तक समाज के सबसे निचले तक तबके यानी किसान, मजदूर और वंचित वर्ग के जीवन को न सुधारता हो। ठीक है साथियों, को नहीं सुधारता। ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए हमें सस्ती और सुलभ तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जैसे कृषि के लिए कम लागत वाले ड्रोन, खाद बीज, ठीक है, एवं सस्ती जीवन चक्र दवाएं। शिक्षा प्रणाली में रटन विद्या को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा। ठीक है साथियों, ताकि बच्चा अन्वेक्षक बने, स्वयं एक अनुसंधान कर सके, जागरूक बने, शिक्षित हो। ठीक है साथियों, जब तकनीक स्थानीय समस्याओं जैसे जल संकट, पेयजल, कचरा निवारण, ये जो ढांचागत समस्याएं हैं उनका समाधान करेगी, तभी विज्ञान सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। क्या इस वैज्ञानिक चेतना के बल पर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां विकास और पर्यावरण में संतुलन हो? ऐसा ना हो साथियों कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी आने वाली भावी पीढ़ी का जीवन ही बर्बाद कर दें, विज्ञान का इस तरीके से शोषण कर लें, दोहन कर लें। ठीक है ना, हमें उनके लिए भी कुछ बचा कर रखना है। यथार्थ की इस धूप से आदर्श की छांव की ओर हम कदम बढ़ा हम की ओर कदम बढ़ाएं, हम वहाँ जहाँ सतत विकास की हो भोर। ठीक है साथियों, मानवीय चेतना को उजागर कर ही हम तकनीक और पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकते हैं, जो कि पिछले प्रश्न का तार्किक समाधान है। आज हमें यथार्थ के संकट से सीख लेते हुए एक आदर्श समाज की ओर यात्रा करनी होगी। ठीक है साथियों, एक अच्छा मानव वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। एक अच्छा समाज भी वही है जो अपने अतीत में की गई गलतियों से सीखकर भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाए, जहाँ विज्ञान का उपयोग केवल उपभोग के लिए नहीं बल्कि सतत विकास के लिए हो। ठीक है साथियों, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत के बढ़ते कदम इसी आदर्शवादी सोच को दर्शाते हैं। विज्ञान को अपनी सीमाओं को समझकर प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संबंध बनाना होगा। ठीक है ना साथियों, विज्ञान को अपनी सीमाओं को समझकर
प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संबंध बनाना होगा, ना कि उस पर विजय प्राप्त करने की हठधर्मिता दिखानी होगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, विनाश ही हाथ लगेगा, याद रखना। हमें लोहे को लोहे से काटने की नीति को छोड़कर तकनीक को मानवीय संवेदनाओं से सींचना होगा। तो इस यात्रा के पड़ाव में हमारी भावी पीढ़ी की क्या भूमिका होगी और वे समाज को किस ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। ठीक है, यह भी भविष्य का प्रश्न है साथियों। इसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं। युवा मेधा के हाथ में कल की स्वर्णिम चाबी है। विज्ञान के नए क्षितिज पर अब हमारी बारी है। ठीक है साथियों, आदर्श की स्थापना का निदान। हम जिस आदर्श संकल्पना की बात कर रहे हैं साथियों, उसकी स्थापना का निदान हमारी युवा पीढ़ी के वैज्ञानिक कौशल और उनके भीतर छिपे स्टार्टअप विजन में निहित है। ठीक है, भारतीय युवा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौलिकता और नवीनता का लोहा मनवा रहा है। साथियों, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हो कि विश्व की हर टॉप मोस्ट कंपनियों में भारतीय ही बैठे हैं। ठीक है, हर टॉप मोस्ट कंपनी, आप यूएसए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप या अदर कंट्री भी उठाकर देख लीजिए, जो वहाँ पर हम सेवा दे रहे हैं वह इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, जिससे देश की क्रमबद्ध प्रगति सुनिश्चित हो रही है। देश में पेटेंट पंजीकरण की बढ़ती संख्या और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का सुधरता स्थान या रैंकिंग, ठीक है, इस बात का गवाह है कि हम अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहे हैं। अब हम केवल दूसरों पर आश्रित नहीं हैं साथियों, अब हम दूसरों को अपने उत्पाद दे रहे हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है ब्रह्मोस, तेजस, या हम जो आज क्रूड ऑयल जो सप्लाई कर रहे हैं, पेट्रोल का सप्लाई कर रहे हैं, वो इसी का उदाहरण है साथियों। ठीक है, जैव तकनीक, रोबोट, एआई और स्पेस टेक में युवाओं की भागीदारी समस्याओं के त्वरित एवं स्वदेशी समाधान खोज रहे हैं। इस ऊर्जा और नवाचार के संगम में हमारा आने वाला कल, यहाँ पर कल होगा साथियों। ठीक है, इसे क्या लिखो, सॉरी एक सेकंड, हमारा आने वाला कल सही लिखा, कल कैसा दिखाई देगा। ठीक है, नवाचार से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से राष्ट्र निर्माण होता है। भारत आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन तथा क्वांटम मिशन जैसी पहलें इस देश को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही हैं। ठीक है साथियों,
कृषि में ड्रोन तकनीक, स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म और अंतरिक्ष में निजी भागीदारी नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। ठीक है ना साथियों। विज्ञान आधारित विकास भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या यही प्रयास विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के सपन को साकार नहीं करेंगे? ठीक है ना। अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है साथियों। ठीक है। विज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण और सतत विकास है। ठीक है साथियों। विज्ञान मानव सभ्यता का विज्ञान मानव सभ्यता का सबसे शक्तिशाली एवं परिवर्तनकारी उपकरण है। यह केवल नई तकनीक का विकास नहीं करता, बल्कि समस्याओं का समाधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मानवता के भविष्य का निर्माण भी करता है। ठीक है साथियों। भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति, अनुसंधान आधारित पहलें तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान को नैतिक मूल्यों, पर्यावरण संतुलन और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा जाए। ठीक है साथियों। यदि वैज्ञानिक प्रगति और मानवीय दृष्टिकोण का यह समन्वय बना रहा तो विकसित भारत 2047 केवल एक स्वप्न नहीं, बल्कि एक साकार यथार्थ होगा। ठीक है ना साथियों। तब विज्ञान केवल प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में समृद्धि, समानता और आशा का नया प्रकाश बनकर चमकेगा। ठीक है ना साथियों। इस तरीके से साथियों यह हमारा साइंस का निबंध समाप्त होता है एक आदर्श और आशावादी निष्कर्ष के साथ। ठीक है साथियों। यह हमारा प्रयास आपकी सफलता के मार्ग में किस तरह सार्थक सिद्ध हो रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देकर हमें भी सूचित करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार का प्रयास करते रहें साथियों। इसी प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था विज्ञान एवं वरदान समाप्त होता है। ठीक है साथियों। यह हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। सफलता IQ@PKY। ठीक है साथियों। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है साथियों। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं। ठीक है। इस साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म में आपको क्या क्या उपलब्ध कराया जाएगा साथियों, समय के साथ साथ आपको यह सभी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। अभी हम साथियों स्टार्टिंग कर रहे हैं। हाँ, अभी हम उस फेज़ में हैं जहाँ सभी चीज़ें हमें खुद को मैनेज करनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो साथियों आप समझते हो कि वित्त है। तो उसे को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जैसे जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते जा रहे हैं, क्लासों को स्टार्ट करते जा रहा है साथियों, आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहा तो हम और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है साथियों। इस तरीके से साथियों जिम मुझसे जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है साथियों। और इसी प्रकार की जानकारी एवं इसी प्रकार की और भी वीडियो
पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो साथियों, फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर, टाटा, बाय बाय साथियों।